अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। दिन में इस वक्त रात के 1:15 बज रहा है। कहना चाहिए कि थर्सडे मॉर्निंग होने जा रही है। दिन भर कोई तबीयत नहीं थी ऐसी कि व्लॉग किया जाता, पर बहुत स्ट्रेस हो जाए चीज़ें देख देख कर पढ़ कर, तो एक इंतशार सा पैदा हो जाता है कैफियत में। बहरहाल अब चाहिए क्या है कि मैं दिन में 2 व्लॉग तो करूँगा ही, कोशिश करूँगा, जो नहीं कर पाता हूँ बाज़ औक़ात, मगर 1 या 2 से ज़्यादा टॉपिक पर बात नहीं होगी, ताकि व्लॉग भी छोटा हो और एक्सप्लेन भी बेहतर किया जा सके। मेरा मौजू है सिंध में 2 लालची लड़ने के लिए मुकम्मल तैयार हैं, जिसका मैं बहुत दिनों से जिक्र कर रहा हूँ कि मिस्टर जगन्नाथ जो डिफेंस मिनिस्टर इंडिया हैं, उनके बयान के बाद के बॉर्डर तो बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, उससे के बाद से एक आग सी लग गई है। और फिर जो मुल्क की हालात हैं उसमें फ़ायदा तो लोग उठाएंगे, जो रियासत के हालात हैं कि ना कोई अमन है, ना कोई खुशहाली है, कोई तरक्की, कोई मईशियत, कोई रोज़गार, कोई सेहत, तालीम, और फिर सीज है कि जिसे चाहो उठा लो और पाई का खेल होता है। देखिए, मैं अमेरिका जैसे मुल्क में रहता हूँ जहाँ मेरी सारी उम्र आलमोस्ट गुजर गई। यहाँ लोगों के दरमियान ज़बानों के, मजहब के कोई झगड़े नहीं है। बार बार बताता हूँ, इसी कम्युनिटी में, अमेरिकन पाकिस्तानी कम्युनिटी में मेरे सिंधी दोस्त भी हैं, जहाँ आजकल मैं जाकर बैठता हूँ तो सिंधी उर्दू स्पीकिंग मिलकर वो टिप पूल खेलते हैं, और कहीं फील भी नहीं होता कि हम में कोई डिफरेंस है, और बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार। मतलब आप यकीन करें, मैं बहुत ही खुश होता हूँ इसको देखकर कि महीनों से जाता हूँ, कभी किसी एक दूसरे के दरमियान तू तकरार भी नहीं हुई, वरना पाकिस्तानी जहाँ जमा हो पाकिस्तान में तो झगड़ा लाजमी हो जाता है ना। मगर यहाँ ये भी एक तो ये पता है कि यहाँ कानून है, इंसाफ है, और एक मुनज़्ज़म रियासत है, और जो यहाँ आजकल के हालात हैं उसमें 50-50 लोगों का एक साथ किसी एक जगह जमा होना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना। बहरहाल तो 2 लालची, सिंधी और महाजर, में इन दोनों को लालची कहता हूँ कि इस पाकिस्तान के गुनाह में मुझे कहने दीजिए कि इन दोनों का बहुत बड़ा हिस्सा है, इन दोनों के लालच का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो अब क्योंकि पाई छोटी है और दोनों के ख्वाब बहुत बड़े थे, 78 साल हो गए, तो ये बम फटना तो है जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि वहाँ जाकर, वहाँ जो है तुम पाकिस्तानी नहीं रहोगे, मुसलमान नहीं रहोगे, सिंधी होगे, पंजाबी होगे, पठान, पश्तून, उर्दू बोलने वाले और मुख्तलिफ फ़िरक़े, और सारा कुछ सब कुछ सामने आ रहा है ना। तो मैं पहले ये जो अजरक डे मनाया गया है, मैं इस पे जो कराची में बहुत सारों ने देखा हुआ है, मगर मैं आपको इसमें एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ छोटा सा, और उसमें मैंने एक गाली जानबूझ के जाने दी है ताकि आपको अंदाज़ा हो कि नफ़रत का हाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो है ना जीएसएन वाले जो है ना ये बदमाशी कर रहे हैं, इन्होंने शीशा विशा करेक्ट कर दिया गाड़ी का, हाथापाई कर रहे हैं। हमने कुछ भी नहीं बोला, पैसेंजर ही पूछ लो, बैठे हुए कोई बदतमीजी नहीं, कुछ भी नहीं किया, खाम का ही बने। सर बताइए मैडम, कुछ हमने कुछ नहीं बोला इनको, इन्होंने बदमाशी करी, आगे शीशा विशा तोड़ा गाड़ी का, ठीक है ना। मेहरबानी, इन्होंने खुद ने आके पंगे लिए और गाड़ी पे इन्होंने खुद ने
रक्षित से वो मारा ही। ठीक है, बहुत शुक्रिया। किस हद तक बात जा चुकी है। और कराची जहां रेंजर है, जहां फौज है, जहां पुलिस है, जहां चालान काटे जा रहे हैं टिकट के कि लोगों के पास लाइसेंस तो नहीं है और प्रॉपर नंबर प्लेट भी नहीं है। जिस मुल्क में जज का बेटा मार दे तो डीएड दे के खेल ही खत्म हो जाता है, वहाँ करोड़ों रुपए के चालान लिखे जा रहे हैं, मगर अमन कायम करने के लिए कोई नहीं है कि इस तरह लोग कैसे सड़कों पे आ जाते हैं, किस तरह गुंडागर्दी करते हैं। और मैं अपने सिंधी भाइयों से एक बात कहूँगा कि आपके बुज़ुर्गों ने और हमारे बुज़ुर्गों के लालच ने हमें यहाँ तक पहुँचाया, खुदा के लिए समझें। अगर आप नहीं समझेंगे, सिंधी डे तो हिंदू सिंधियों ने भी मनाया है। उनके प्रोग्राम देखें हिंदुस्तान में तो हैरान रह जाएंगे कि क्या तरक्की और खुशहाली और क्या सुकून। वो कहते हैं कि हम विक्टिम नहीं हैं, हम विक्टर हैं। वो कहते हैं कि झूलेलाल, आपने आम सिंधियों से पाकिस्तान में भी सुना होगा झूलेलाल। झूलेलाल बेसिकली सिंधी हिंदुओं का एक खुदा है जो पल्ला मछली, जो पूरे पाकिस्तान में लोग जानते हैं कि सिंधी पल्ला मछली से खास लव करते हैं कि वो ताकत का एक बहुत बड़ा सिंबल है कि दुनिया में कहते हैं शायद वाहिद मछली है जो समंदर के दरिया पार जाके गिरते हैं ना समंदर में, वो समंदर से निकलती है और दरिया की तरफ मुखालिफ सिंध में चलती है जहाँ से दरिया आ रहे होते हैं। तो ये पल्ला मछली जो है तो सिंध की खास मशहूर मछली है, समंदर से निकलकर 400 किलोमीटर तक सखर से भी आगे तक जाती है। सात बेला एक हिंदुओं का बहुत बड़ा मंदिर है दरिया सिंध में, अयूब ब्रिज के बिल्कुल नीचे, जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, जहाँ हम बचपन में बहुत जाया करते थे देखने के लिए। तारीखी मंदिर है और बहुत शर्मिंदगी से बता रहा हूँ कि जाने वाले वहाँ मौजूद जो बुत रखे हैं सैकड़ों की तादाद में थे, उन्हें चोरी छुपे जो है तोड़ते भी थे और खुश होते थे। अपने आप को सोमनाथ के मंदिर में तोड़े जाने वाले बुतों से मुशाबत देते थे और एक बहुत बड़ी जंगी फतह करार देते थे उन बुतों को तोड़ना। और जब हमें भी एहसास नहीं था, क्योंकि एक सीज था ना कि हिंदू हमारा दुश्मन है, अगर बयानिया ना बनाया जाता तो ये मुल्क, इसका तो कोई जवाब ही नहीं था। तो बहरहाल तो वो सिंधी कहते हैं, जो हिंदू सिंधी हैं वो कहते हैं कि हम उस पल्ला में, हमारा जो देवता है, हमारा गॉड जो है झूलेलाल, वो उस पल्ला मछली पे सफर करता था मुखालिफ सिंध में। तो हम हिंदुस्तान जिस हालत में आए पूरी दुनिया को पता है, मगर हमने सिर्फ काम किया, हमने सियासत नहीं की, हम विक्टिम नहीं बने। और हमारे बड़ों ने साबित किया और हमें भी ये बताया कि बेटा सिर्फ काम करना है, काम करना है। और रियासत ने उनको हेल्प आउट भी किया। वो तो महाजर नहीं कहलाते, हम आज तक महाजर कहलाते हैं। मगर हमारे दरमियान, मैं उसकी वजह बाद में बताऊंगा, पहले मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के एक एंकर का जिसका एक क्लिप मैं पहले भी दिखा चुका हूं, कि ये क्लिप देखें तो फिर आपको बात समझ में आएगी कि ये दो लालची की मांग करने वाले जीए सिंध मूवमेंट के लोगों ने राजनाथ सिंह के बयान का स्वागत क्यों किया, जबकि पाकिस्तान बनाने की मांग आधिकारिक रूप से तो सबसे पहले सिंध की असेंबली में ही हुई थी। जीए सिंध मूवमेंट जो सिंधु देश की मांग करती है, वो जिन जीएम सैयद को अपना पितामह मानती है, क्या आपको पता है उन्हीं जीएम सैयद ने विभाजन से पहले यानी 1943 में पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव पेश किया था। सिंध की असेंबली में मुस्लिम लीग का बहुमत था। सिंध की असेंबली पूरे भारत की पहली असेंबली थी जिसने अंग्रेजों के जमाने में ही यानी 1943 में ही पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव पेश किया था। और जिस व्यक्ति ने वो प्रस्ताव पेश किया था, उसी का संगठन अब पाकिस्तान से अलग क्यों होना चाहता है। आप जानते हैं जीएम सैयद की मृत्यु तो 1995 में हो गई, लेकिन मरते दम तक वो अपने आप को इसके लिए माफ नहीं कर पाए थे। आखिरी दम तक वो कहते रहे कि उनसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक भूल हो गई जो उन्होंने उस वक्त जिन्ना का साथ दिया। तो ऐसा क्यों हुआ, इसको समझना सबके लिए जरूरी है। यह इतिहास की वो कहानी है जो शायद पब्लिक न तो जानती है, न ही उसको बताई जाती है। लेकिन सिंध की सीमा तो भारत के साथ थी। सिंध राजस्थान और कच्छ की तरफ, सिंध का राजस्थान और कच्छ की तरफ वाला हिस्सा विभाजित करके भारत को क्यों नहीं मिला, सिंध के टुकड़े क्यों नहीं हुए।
तो एक तो वजह यह थी कि सिंध की असेंबली ने ही पाकिस्तान का प्रस्ताव पास किया था। इसके अलावा यह भी था कि 1941 की जनगणना के अनुसार सिंध में मुसलमान थे 71%, हिंदू थे 27%। बल्कि ऐसा था कि शहरों में हिंदू ज्यादा थे, गांवों में मुसलमान ज्यादा थे। मतलब थे तो हिंदू 27% ही, लेकिन शहरों पर उनका कंट्रोल था। कराची शहर हिंदुओं ने बसाया था विभाजन से पहले। बॉम्बे शहर को टक्कर देता था विभाजन से पहले कराची, आधुनिक शहर कराची हुआ करता था। हैदराबाद शहर भी हिंदुओं ने ही बसाया था। तो कराची में भी हिंदू थे, हैदराबाद में भी हिंदू थे, सक्खर में भी हिंदू थे, शिकारपुर में भी हिंदू थे, लाड़काने में भी हिंदू थे। मतलब शहरों में हिंदू ही बड़े व्यापारी थे, बड़े प्रशासनिक ओहदों पर थे, पढ़ाई लिखाई में भी हिंदू ही बहुत आगे थे। लेकिन बाकी सारे सिंध में हिंदू मुसलमान, शहरी और ग्रामीण इस तरह से बटे हुए थे। तो सिंध पूरा पाकिस्तान को चला गया। और सिंध में विभाजन से पहले कोई बहुत बड़ी हिंदू मुस्लिम लड़ाई भी नहीं थी। कुछ जगहों पर छिटपुट हिंसा 1920-30 के दशक के बाद से होनी जरूर शुरू हो गई थी, लेकिन बड़े दंगे नहीं हुए थे, क्योंकि संस्कृति काफी मिलीजुली मानी जाती थी। लेकिन मुस्लिम लीग के जीएम सैयद जैसे लीडरों को लगता था कि क्योंकि संख्या मुसलमानों की प्रांत में ज्यादा है, तो पाकिस्तान बनने पर प्रशासन और व्यापार वगैरह में भी उनकी तरक्की ज्यादा हो जाएगी। हिंदू जाएंगे तो उनकी तरक्की हो जाएगी। देखा आपने। अब चीजों को समझे कि ये पाकिस्तान बना कैसे और ये दो लालची हैं क्यों। सबको पता है, इसमें भी बताया कि 1943 में जीएम सैयद ने करारदाद पेश की सिंध असेंबली में कि सिंध में, ये तो आपको पता चल गया, 27% टोटल हिंदू रहते थे और सारे शहरी इलाके उनके पास थे, क्योंकि कारोबार उन्हें आता था, कारोबारी थे और तालीम उनके पास थी। यहाँ तक कि आपको सुन के हैरत होगी कि 1936 में मेरे ख्याल में कि हिंदू सिंधी खवातीन का एक स्टूडेंट का, जिसमें खवातीन भी थी, कि एक डेलीगेशन यूरोप गया था, स्पेन, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, कि पढ़ाई के लिए और मुतालाती जो विजिट कराते हैं ना, कि रिसर्च वर्क के लिए, जो हिंदू पूरी दुनिया में खबर छपी थी कि हिंदू सिंधियों का एक डेलीगेशन हिंदुस्तान से आया है, सिंध से आया है, जिसमें खवातीन भी शामिल हैं, जहाँ जिन पर बैन था मजहबी हवालों से और रस्मी हवालों से और रिवायात। वो तो हिंदुओं में भी रिवाज था ऑलमोस्ट, मगर हिंदू सिंधी उस वक्त भी इतने प्रोग्रेसिव थे। तो ये इंतजामी, क्योंकि आबादी इनकी ज़्यादा थी मुसलमानों की, मगर तालीम नहीं थी, कारोबार नहीं आता था, जहालत आम थी, तो हिंदू सिंधियों के गुलाम थे ऑलमोस्ट। तो ये पाकिस्तान इन्होंने इसलिए बनवाया था कि ये समझते थे कि हिंदू चले जाएंगे तो इकॉनमी भी हमारे कंट्रोल में आ जाएगी, सारा कुछ हमारे पास होगा, मज़े ही मज़े करेंगे, जैसे इस वक्त ये मज़े कर रहे हैं। और इनको ये नहीं पता कि जब तक आप मार्केट इकॉनमी का हिस्सा नहीं होते। हमारे एक दोस्त हैं आसिफ जावेद, उन्होंने बड़ा कमाल तारीखी आर्टिकल लिखा है कनाडा से कि सिंधी कराची में कुछ भी कर लें, सारी मुलाजमतें आप ले लें जो ले चुके हैं, करप्शन लूट मार में आपके अपने लोग तस्लीम करते हैं कि हद पार कर दी है और एक अपना ही नंबर बना लिया है कि आप सारी ही ले लें मुलाजमतें, मगर मार्केट इकॉनमी का हिस्सा नहीं है तो आप कराची पर कब्जा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी दुकानें नहीं हैं, आप स्टॉक एक्सचेंज का हिस्सा नहीं है, आप बाजार में कहीं नज़र नहीं आते, आप रिक्शा चला रहे हैं, आप पुलिस में हैं, आपके लिए जो भी जितने भी वाटर सारे इदारे आपके पास है ना, मगर आप वो मार्केट इकॉनमी का हिस्सा नहीं है, आपके मजदूर नहीं है, आपके कारीगर नहीं है, आपके स्किल्ड वर्कर नहीं है, जो आपने हिंदुओं के जाने से पहले भी आप में ये शऊर नहीं था, बाद में भी नहीं आया। आप रिजल्ट चेंज कर लेने से, कराची के नंबर पीछे कर देने से और लाड़काना के नंबर आगे कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप पाकिस्तान में तो जॉब ले लेंगे, बाहर नहीं निकल सकते, आप किसी कंपटीशन में नहीं बैठ सकते। जो आपके साथ ये लोग कर रहे हैं, आपके लीडर, वो बेसिकली पहले से बड़ी दुश्मनी कर रहे हैं, जो जीएम सैयद ने ख्वाब देखा था ना। अच्छा, यहाँ मैं ये भी बता दूं कि ये जो पाकिस्तान की तहरीक, ये जो करारदाद थी 1943 से पहले भी कायद आज़म और जीएम सैयद और शाहनवाज भुट्टो, जो नवाब जूनागढ़ के वज़ीर आज़म हो गए थे और जिनकी वजह से नवाब जूनागढ़ को चार्टर तैयारे में पाकिस्तान भागना पड़ा अपनी दौलत सोना लेकर, और हिंदुस्तान के साथ जाने से रोकते रहे। पर ये जनाब शाहनवाज भुट्टो साहब, जो कारिल भुट्टो के वालिद साहब,
वो जूनागढ़ जिसकी आबादी 80% थी, और कायदे आजम लियाकत अली उसे पाकिस्तान के साथ मिलाना चाहते थे, जिसकी ना कोई सरहद थी हैदराबाद डेक्कन की तरह, ना मुसलमानों की आबादी थी, और ना वो नवाब इस काबिल था। वो पता नहीं क्या कौन सा खान था वो, महताब समथिंग करके, मुझे नाम भी अब याद नहीं है उसका, जो कुत्ते पालता था। 2000 कुत्ते थे, और उसने अपने एक कुत्ते जोड़े की शादी की थी, जिनमें से एक का नाम खातून का रखा हुआ था, कुतिया का शाहबानो, और कुत्ते का नाम इसी तरह था। और 1.5-2 लाख लोग जमा किए थे। वायसराय को भी बुलाया था, मगर वायसराय नहीं आया था, तो वो कुत्तों के साथ रहता था। और जब वो जूनागढ़ फारिग हुआ है, तो उससे पहले वो लंदन में छुट्टियां गुजार रहे थे, और शाहनवाज भुट्टो सारा खेल खेल रहे थे। और हिंदुस्तान को फिर मजबूरन रेफरेंडम की भी, वो एक लंबी कहानी में वहां नहीं जाऊंगा, मगर अकल देखे कि ना सरहद मिलती थी, ना आबादी थी, और ये जिद थी कि जनाब कश्मीर भी हम लेंगे जहां मुसलमानों की आबादी थी, और हैदराबाद दक्कन भी हम लेंगे जहां मुसलमानों की आबादी नहीं थी, और जूनागढ़ भी हम लेंगे क्योंकि नवाब हैदराबाद दक्कन भी नवाब जो था मुसलमान था, और यहाँ पे भी नवाब मुसलमान था। तो बात यह है कि जहालत तो कूट कूट के भरी हुई थी ना। तो एक तरफ तो इनकी कहानी है सिंधियों की कि जनाब हिंदू चले जाएंगे तो हम ऐश करेंगे। इनके तो दिमाग में कहीं इतनी अकल ही नहीं थी कि तहरीक चला रहे थे यूपी सीपी उड़ीसा के मुसलमान जो वहां मरे हुए थे, उनका इकॉनमी में वहां कोई हिस्सा नहीं था, और थोड़ी सी तालीमात शुरू हो गई थी आना। तो पाकिस्तान का ख्वाब उनको ये कह के दिखाया गया कि अगर पाकिस्तान बन गया तो तुम्हें बड़ी बड़ी नौकरियां मिलेंगी, और एग्जैक्टली यही हुआ कि जब पाकिस्तान बना तो अपनी मट्टी माँ से इन्होंने गद्दारी की। इन भाइयों ने अपनी जमीन छोड़ी बड़ी नौकरियों के लालच में, और वहां गरीब बेचारा जो सब्जी वाला, गोश्त वाला और छोटे काम करने वाला जो गैर पढ़ा लिखा था, वो छोड़कर भाग गए। जैसा अब ये कराची से हम भाग रहे हैं कि आम आदमी तो रह गया वहां कराची में, बाकी पढ़े लिखे जो मिडिल क्लास है वहां से तो बच्चे सब भाग रहे हैं ना, निकल रहे हैं, पैसे भी लगा रहे हैं, तालीम भी है, और खाली होता जा रहा है। अब वो जो अगर पूरा डायनेमिक्स चेंज करें कराची, देख चेक करें कराची की, तो अब भाइयों की वो तादाद तो नहीं है, अब तो 30% से 40% होंगे। अब कहने को 70-80 जो चाहे कहते रहे। वहाँ सिंधी बहुत बड़ी तादाद में आ चुका है, पंजाबी पहले से रहते हैं, पश्तून पहले से रहते हैं, पेशावर से ज़्यादा रहते हैं ना कराची में आज भी पश्तून, और उनका कंट्रोल है। तो सिंधियों को पहले तो एक बात ये समझनी होगी कि आप कारोबारी नहीं थे, और अभी भी नहीं है। आप पश्तूनों का मुकाबला नहीं कर सकते। वो मुत्तहिदा हिंदुस्तान में भी पेशावर से, काबुल से कलकत्ता तक, और रानी झांसी जहाँ कहलाती है ना, और वहाँ तक जो है कारोबार करते थे। मोची भी थे, और टाल वाले भी थे, और चाय वाले भी थे, और अब कराची में देख लें, छोटे छोटे काम करते करते बड़े बड़े प्लाजे हैं ना उनके, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है ना उनके, पूरा तारिक रोड उन्होंने खरीद लिया। तुमने क्या खरीदा? तुमने तो कुछ नहीं खरीदा। तुम्हारे यहाँ तो जो बडेरा सिस्टम है उसकी अगर मैं दास्तान सुनाऊँ मुझसे बेहतर आप खुद जानते हैं। तो अब ये जो असल बात मैं कहना चाहता हूँ कि सिंधियों को ये तो अंदाजा ही नहीं था कि हिंदू जाएंगे तो ये आ जाएंगे दूसरे लालची। उन्होंने आके शहर पे कब्जा कर लिया, उनकी तालीम इनसे थोड़ी सी बेहतर थी, वो छा गए कराची। अब ये कहते हैं, अब एक विराग देख रहा था, सिंधी लड़के के नौजवान का बहुत जज्बाती होके, ना उसे तारीख का पता था ना कुछ पता था, और बस वो कर्ज कर रहा था उर्दू स्पीकिंग को कि कराची क्या तुमने बनाया है? भाई कराची तुमने भी नहीं बनाया था, कराची हिंदू सिंधियों ने बनाया था, पारसियों ने बनाया था। फिर जो थोड़ा बहुत है अभी बैंक प्लाजा से लेकर जो 2-4 इमारतें नजर आती हैं, या आज नजर आता है प्लाजे, और उसमें आसिफ जरदारी का स्क्वायर भी शामिल है, मगर उसका जो हाल है वो आपके सामने है ना। तो उर्दू स्पीकिंग नहीं बनाया। देखें, लड़ाई से कुछ नहीं होगा, आपको लड़ा के ही तो ये सारा सिस्टम सीज किया हुआ है। मुझे ये कहने दीजिए, मुझे कोई शर्म नहीं है ये कहने में कि सिंधियों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई, मगर उनकी अपनी जहालत से, उनकी बेशऊरी से, उनके अपने लीडरों की खुदगर्जी से। उर्दू स्पीकिंग आ गए शहरों में, हिंदुओं की जगह उन्होंने रिप्लेस कर दिया। और फिर रियासत क्योंकि चोर थी, बेईमान थी। मुझे अच्छी तरीके से याद है हमारे बचपन में सिंध में, सक्खर में स्पेशली, मैं तो सक्खर का रहने वाला हूँ, सिंधियों के खिलाफ पंजाबी, महाजर और पश्तूनों का अखट था, इत्तेहाद था,
और सिंधी से मिलना बुरा बताया जाता था कि रियासत ने गेम किया था कि सिंधियों को तना रखो, सिंधियों को अलग रखो ताकि जमीन खाई जा सके। और सारी मैं बहुत सारे बातें नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि देखें, मेरी लर्निंग ये है अमेरिका में 40 साल रह के कि अगर मईशियत आज़ाद हो, रियासत हर शख्स के साथ इंसाफ करती हो, मेरिट मौजूद हो और कानून और इंसाफ अगर प्रिवेल करते हो, तो कोई फिरका, कोई जबान, कोई नस्ल, कोई कुछ मैटर नहीं करता। गो के अब यहाँ पर भी, क्योंकि जब आप कल्चर पे हमला करेंगे एक दूसरे के, तो मसाइल तो होंगे। जैसे यूरोप में मुसलमानों की वजह से इमिग्रेशन पर मुसीबत आई है ना, कि जो हमने हालात वहाँ पैदा किए हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी, वो पॉलिटिको को मेरे ख्याल में इंटरव्यू दिया जो टाइम में छापा है, कि ये तक कह दिया कि यूरोप मुमकिन है टूट जाए, बहुत सारे मुल्क ही मिट जाए, कि वो इमिग्रेशन के खिलाफ बड़ा क्रैक डाउन नहीं कर रहे। और दाएं बाजू की पार्टियों को, जो एक्सट्रीम पार्टियां हैं, जैसे वहाँ बनी है नई पार्टी फार्मर पार्टी यूके में, जिसके बारे में कहते हैं कि वो अगर आज इलेक्शन हो जाए 2/3 मेजॉरिटी लेगी, जो ये कहती है कि हम सारे इमिग्रेंट को बाहर निकाल देंगे, इवन सिटीजन को। तो उन जैसी पार्टियों की डोनाल्ड ट्रंप ने हिमायत की है, क्योंकि उन्हें अपना कल्चर बचाना है। क्योंकि आप उनके कल्चर का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है, जैसे उर्दू स्पीकिंग नहीं बने कि अच्छा ये बात तय है बज़ाहिर तो कि बड़ी तहजीब छोटी तहजीब को खा जाती है। अच्छा, तहजीब बड़ी किनकी होती है? जिनकी इकॉनमी बड़ी होती है। जिनकी इकॉनमी बड़ी होती है, इकॉनमी किनकी बड़ी होती है? जिनकी साइंस टेक्नोलॉजी बड़ी होती है, जिनकी सोशल साइंस बड़ी होती है, जिनकी मेडिकल साइंस बड़ी होती है, उन्हीं की तहजीब बड़ी होती है, उन्हीं की जबान बड़ी होती है। तो सिंध में ये मसाइल हुए। अच्छा, और पंजाब में तो ये मसाइल नहीं है ना, हालांकि पंजाब ने तो पाकिस्तान का साथ भी नहीं दिया था, मगर सबसे बड़ी कुर्बानी उनके साथ हुई। और सिंधी, हिंदू सिंधी और मुसलमान सिंधी एक होकर रहते थे, मगर मुसलमान सिंधी गरीब था, कमजोर था, जाहिल था। उसने आगे बढ़ने के बजाय पाकिस्तान बनाने के लिए वोट दिया, जो पहले सिंध मुस्लिम सिंध बनाने के चक्कर में थे मिलकर, शाहनवाज भुट्टो और GM सैयद और दूसरे हिंदुस्तान के कुछ लीडर। तो आप लोग, आम आदमी से मेरी अपील है, लीडरों से नहीं, अगर आप लोग इन मसाइल को नहीं समझेंगे, अपनी लालच को रियलाइज नहीं करेंगे और अपने खौफ को कम करके जिंदगी के मैदान में आगे बढ़ने के लिए काम नहीं करेंगे, तो ये मसाइल कम नहीं होंगे, ये बढ़ते जाएंगे। कोशिश करें, इंसान सब एक जैसे होते हैं, सबकी ज़रूरतें हैं, एक दूसरे का ख्याल करें, एक दूसरे को समझें, और जो आपको लड़ा रहे हैं उनको गौर से देखें कि वो क्या कर रहे हैं। ये मतलूका सिंह, फलाना सिंह, ये जो वीडियो बना रहे हैं लोग बाहर बैठ के, खासकर जो बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो कुछ नहीं फर्क पड़ता, वो तो आग लगा के अपनी नॉलेज की कमी के बायस या किसी के एजेंडे पर वो आपके लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। इस वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले वीडियो में गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफ़िज़।